भारत विकास संगम के आत्मीय सभी बंधुगण, कोरोना के निमित्त लॉकडाउन की अवधि और 19 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। ऐसी परिस्थिति में हमें और अधिक विचार करने के लिए एक मौका मिला है। पहली बात तो सबसे बड़ी आवश्यक है कि इस कोरोना महामारी से बाहर निकलने के लिए जहाँ तक हो सरकार की जो सामान्य नियम है, जिसको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस महामारी को जितना जल्दी इस देश से बाहर निकाल दे, इसमें सबसे पहले सब लोग सभी प्रकार से सरकार से और समाज से सहयोग करे, ये पहली अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा, भगवान ने अगर हमको कोई बुद्धि दी है, संपत्ति दी है, किसी की सहायता करने की गुण दी है, तो ऐसी कठिन परिस्थिति में जो भी अपने नज़दीक में किसी भी स्तर के परेशान लोग हैं, अपनी और अपने मित्रों की क्षमता को जानते हुए हम उनके संकट को दूर करने के लिए जिस किसी भी स्वरूप की सहायता किया जा सकता है, उस प्रकार की सहायता करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात, हम लोग अपनी क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से आत्मचिंतन की अत्यंत आवश्यक है। अभी भी लगभग 22-23 दिन में एक विशेष पाठ प्रकृति ने हमें सिखाया है। जैसे हमने सुना है कि दिल्ली में यमुना नदी की पानी अपने आप स्वच्छ हो रहा है। पंजाब के किसी गांव के लोग जो 40 साल पहले हिमालय देखते थे, 40 साल के बाद 241 किलोमीटर दूर का हिमालय फिर उनको दिखने लगा है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में लोगों के मन में अपने गांव वापस जाने की और अपने गांव के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि अभी तक जो शहर से दूसरे देश से गांव को आते थे तो उनको बड़ी आदर से गांव में स्वागत होता था, लेकिन आज कितने दूर से 600-800 किलोमीटर दूर से अगर कोई बाहर का आदमी गांव में आ रहा है तो घर वाले दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। एक विचित्र विडंबना है। उनको घर याद आ गया है, लेकिन आज घर वाले उनको याद रखने के लिए तैयार नहीं है। कारण यह जो शहरीकरण के नशे के अंदर, संपत्ति के एकत्रीकरण के नशे के अंदर जो बड़े बड़े शहरों के तरफ और अन्य अमीर देशों के तरफ जो जाने की होड़ लगी थी, उसी का ये परिणाम है। जैसे एक तरफ मैंने सुना है कि जिस समय इस कोरोना का भयंकर स्वरूप दिखने लगा तो विश्व के कई देशों से लगभग 22.5 लाख लोग भारत जाने वापस लौटने के लिए तड़पते रहे, लेकिन उसमें से केवल 5.5 लाख लोग भारत वापस आ सके। तो इस प्रकार अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गांव के प्रति लोगों का तड़प और प्रकृति अपने आप अपनी पवित्रता को बनाने में सक्षम होना कुछ पाठ हमें सिखा रहा है। इन चीजों से क्या हम अपने आत्मीय मित्रों से बात कर कर, अपने गांव में अपने आत्मीय लोगों से मिलकर या अपने खास लोगों के साथ चर्चा कर कर आने वाले दिन के लिए हम क्या कोई नई रास्ता देख सकते क्या? सबसे बड़ी समस्या आज ही शुरू हुआ है। जो 1 महीना भी हम इस संकट को सह नहीं सकते, ऐसी स्थिति बनी है। अंदाजा ऐसा है कि विश्व के अंदर कई करोड़ लोग जो है निरुद्योग के कागार पर आने वाले हैं। इनकी संख्या लगभग 200 करोड़ तक जा सकती है। ऐसे स्थिति में किस प्रकार की जीवन शैली से सब लोग काम करें और इज्जत से जिए, इसके बारे में हम सोच सकते क्या? दूसरी बात, जो विज्ञान के द्वारा और संपत्ति के द्वारा दुनिया में हम हर संकट को पार करते कहने वाले
वह अमेरिका हो या इटली हो या फ्रांस हो, विश्व पर शासन करने वाला एक जमाने का इंग्लैंड हो, स्पेन हो, आज महामारी का सबसे बड़ा शिकार ये देश बन गए हैं। तो इससे ये पाठ मिलता है कि हम संपत्ति से दुनिया में सब कुछ कमा नहीं सकते हैं। प्रकृति की पवित्रता बना के रखना और परिश्रम, इसी के द्वारा और मानवीय संबंध, इस जीवन को हम अधिक सफल बना सकते हैं। उस प्रकार शुद्ध अंतःकरण के प्रति प्रकृति से जुड़कर मानव के विकास के बारे में क्या हम कुछ नई सोच कर सकते हैं क्या? अपने अपने गांव में आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने के बारे में सोच सकते क्या? अपने अपने विद्यालय और मंदिरों में सुंदर हरी भरी परिसर को निर्माण कर सकते क्या? एक नीम का पेड़ जो शुद्ध हवा देती है, उसकी जिंदगी 500 साल होती है। तो इस प्रकार प्रकृति को हरी भरी बनाने के लिए आने वाले दिनों में क्या हम तुरंत काम कर सकते क्या? अपने जमीन और खेत में भी हम कुछ काम कर सकते क्या? अभी तक हम खेत में जुआ खेल रहे थे, केवल एक ही फसल डालकर पैसा कमाना चाहते थे। उस जुए में विदेशी दवा डालकर आज लगभग 9 लाख से ज्यादा किसानों की जान हमने अपने देश में गत 10 साल में गंवाई है। उस जुए से बाहर निकालकर लोकल प्रोडक्शन, लोकल मार्केट, फल हो, तरकारी हो, अनाज हो, फूल हो, अन्य आवश्यक वस्तु क्या हम अपने गांव में, अपने जमीन में तैयार कर सकते हैं? उसी को बहुकृषि कहते हैं। क्या अपने गांव में हम गाय की संपत्ति बढ़ा सकते हैं, भेड़ बकरी की संपत्ति बढ़ा सकते हैं? जो बकरी का दूध है, गाय का दूध है, इसका बेजोड़ औषधि के गुण है। साथ ही साथ आज इतने बड़े परिवर्तन के इस महामारी के परिस्थिति में भी आज जो हमारे देश की आयुर्वेद की पद्धति के अंदर जो दवाइयां बताते जाते हैं, वो सब दवाई अपने रसोई घर में है। हल्दी रसोई घर में है, सौंठ रसोई घर में है, हवीज रसोई घर में है, अरे अन्य प्रकार के नींबू है और चीज है, लहसुन है, ये सब रसोई घर के संपत्ति है। तो हम कितने पागल है, सारी संपत्ति घर में रखकर दुनिया में संपत्ति ढूंढने जा रहे हैं। क्या हम उस सच्चाई के तरफ लौट के आ सकते क्या? क्या हमारी शिक्षा पद्धति कम से कम इतने बड़े लथेड़ खाने के बाद भी हम लोग ज्ञान के लिए शिक्षा इस नीति में जा सकते क्या? जो केवल 170 साल पहले दुनिया में भारत शिक्षा में लगभग 80-90% शिक्षित लोग थे। इस देश में 7 लाख से ज्यादा विद्यालय थे और ये विद्यालय लगभग 18 विभागों में बंटकर इस देश का संचालन करते थे। क्या उस सच्चाई के दौर हमारी शिक्षा पद्धति हम ले जा सकते क्या? ऐसे कई बात हमको सोचना है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि पहले आने वाले संकट का सरकार के नियम के अनुसार उसको हमें फेस करने की ताकत भगवान दे। साथ ही साथ हम आसपास के लोगों को जितना भी मदद कर सकते हैं, अपने आप को उसमें झोंक दे। फिर उसके बाद आने वाले दिनों में हमारा एक सुंदर समाज बनने के लिए प्रकृति से जुड़कर एक ज्ञान की शिक्षा के प्रकाश के अंदर क्या हम अपनी गौरव गाथा को केवल अपने लिए नहीं, विश्व की मानवता के लिए ला सकते क्या? इस बारे में सभी से मैं विनती करता हूं कि आप अपने अत्यंत आत्मीय मित्रों में इन चीजों की चर्चा करें। कुछ नया अनुसंधान आए, कुछ खोज आए, अगर इसमें कोई नई बात आपको समझ में आता है तो उसकी जानकारी हमें दे। बाद में हम सब लोग इसके निचोड़ निकालकर भारत के लिए और मानव जाति के लिए एक नया रास्ता ढूंढेंगे, तो वही इस देश और दुनिया के लिए ठीक होगा। ऐसी प्रेरणा हम लोग ले। इस प्रकार की विनती के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।